एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। बजट के बारे में हम जानते हैं, ये नॉर्मली क्या होता है, हमारे घर में भी आप नॉर्मली अपना बजट बनाते हैं। ये क्या देखते हैं कि हमारी टोटल इनकम इतनी होगी, उसमें हम इतना खर्चा करेंगे। वो क्या होता है, हमारे एक घर का बजट होता है। लेकिन इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बजट के बारे में, पूरी इकोनॉमी के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी कि ड्यूरिंग द ईयर उसने कहाँ कहाँ पे खर्चा करना है और कहाँ से उसको इनकम आएगी। लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर इनकम होगा, ये क्या होता है, हमारा प्लान्ड होता है, डेट इज एक्सपेक्टेड होता है। ये तो हम सारे जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो एडवांस में प्रेजेंट किया जाता है। ये कब प्रेजेंट होता है, हमारे फेब के फर्स्ट वीक में प्रेजेंट होता है, जो कि पार्लियामेंट में सबमिट किया जाता है, जिसमें एक्सपेक्टेड आने वाले 1 ईयर में हमने कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर करना है, कहाँ कहाँ पे इनकम करनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना % खर्चा करना है, एजुकेशन पे कितना करना है, कितने डैम्स बनाने हैं, कितने स्कूल बनाने हैं। छोटे छोटी इनकम, छोटे छोटा जो खर्चा हमें उसमें नोट डाउन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट। ये जो गवर्नमेंट बजट होता है, ये किस लेवल का होता है, सेंट्रल लेवल का होता है, तो इसलिए इसको यूनियन बजट के नाम से भी जाना जाता है। और ये फिस्कल ईयर्स के बारे में बनाया जाता है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके खत्म होता है, 31 मार्च पे खत्म होता है। और उसके बाद ये किसके लिए एडवांस में बनाया जाता है, ताकि हमें ये देखें कि हमारी इकोनॉमी में कैसे स्टेबिलिटी लाई जाएगी। अब एक क्राइटेरिया फिक्स कर लिया, यहाँ पे इतनी इनकम होने के चांस है, इतने एक्सपेंडिचर होने के चांसेस है, उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। अब देखिए ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीप्ट। रिसीप्ट का मतलब था इनकम, कहाँ कहाँ से हमें इनकम जनरेट होगी। एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या एक्सपेक्टेड है, ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसके लिए, पूरी इकोनॉमी प्ले करते हैं। ये तो है नहीं गवर्नमेंट में अपने ऊपर स्पेंड करता है, अगर कोई बंदा अपने ऊपर स्पेंडिंग करेगा वो तो इंडिविजिबल खर्चा हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, इकोनॉमी के बारे में। डेट रिवील द बजटरी पॉलिसी, उसके बेस पे ड्यूरिंग द ईयर, आने वाले ईयर्स में हम क्या बनाते हैं, बजटरी पॉलिसी बनाते हैं। और इन बजटरी पॉलिसी में क्या रूल्स डिसाइड किए जाते हैं, रेगुलेशन डिसाइड किए जाते हैं, और हाउ टू वर्क, हमने कैसे कैसे काम करना होता है। इसी बजटरी पॉलिसी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज अवर फिस्कल पॉलिसी। और टू अचीव द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, जिसके कारण हम इकोनॉमी में क्या कर सके, ग्रोथ लेके आए और स्टेबिलिटी लेके आए। स्टेबिलिटी में तो हर कोई पर्सन स्टेबल हो, वो अपनी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में हो और कोई भी अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए तैयार ना हो। और कई बार ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिस्कल पॉलिसी होती क्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बजटरी पॉलिसी, जिसका दूसरा नाम क्या है, फिस्कल पॉलिसी। वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट के किसके साथ रिलेटेड होती है, रिसीप्ट्स के साथ और एक्सपेंडिचर के साथ रिलेटेड होती है, प्लस जिसका मेन मोटिव क्या होता है, टू अचीव द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, उसको हम कौन सी बोलते हैं, अपनी फिस्कल पॉलिसी। उसके बाद हमारे क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट हमारे क्या है, जीडीपी ग्रोथ, ज्यादा से ज्यादा हमारी ग्रोथ को इंक्रीज करना, हमारी जीडीपी को इंक्रीज करना। वो किसके साथ किया जा सकता है, या तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के साथ, चाहे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि पब्लिक सेक्टर होता ही वो सेक्टर है जिसको किसके द्वारा रन किया जाता है, अपनी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, कुछ भी बना देना, वो की होनी चाहिए, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग होनी चाहिए। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स करते हैं, प्राइवेट अपना कोई नई फैक्ट्री खोल ली, कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, इसमें क्या आती है। लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट का ये रोल होता है कि वो उनको क्या देती है, कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देती है, कोई टैक्स इंसेंटिव देती है, कोई रिबेट देती है, कोई कंसेशन देती है, ताकि वो अच्छे ढंग से क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, उसके बाद क्या होगी, हमारी कंजम्पशन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी, फर्दर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, जिसका इफेक्ट हमारा किस पे होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, ज्यादा स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का डायरेक्ट इफेक्ट हमारा किस पे पड़ेगा, जीडीपी पड़ेगा, जो कि हमारे जाके क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
अब देखो गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर भी प्रोवाइड करनी है, लेकिन उसको रन करने के लिए पैसा भी चाहिए, तो वो अपने रिसोर्सेज को इस वे से एल्कुलेट करती है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए और सोशल वेलफेयर भी हो जाए। तो हमारे इंडिया में, हमारी इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं जो कि लोग काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, जो कि खाद्य की इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हो गए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे डेंजरस टू हेल्थ होती है, जिसमें क्या आती है, हमारी लिंकर आ जाती है, सिगरेट आ जाती है, अल्कोहल आ जाती है। तो गवर्नमेंट ऐसे प्रोडक्ट जिसपे लोग जरूर खरीदते ही खरीदते हैं और जो कि डेंजरस भी होता है, उस पर टैक्स क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। लेकिन जिनको परचेज करने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइसेंसिंग करवानी पड़ती है, उसके चार्जेस बढ़ा देती है, जिसके कारण गवर्नमेंट को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और इस पर टैक्स का रेट भी बढ़ा देती है, जिसके कारण वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाती है। दूसरी तरफ है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हमें जो नॉर्मल मेडिसिन चाहिए होती है उनके लिए, उनमें वो क्या प्रोवाइड करती है, उनके जो रेंज होती है उनको कम रखती है, उस पर जो अपना टैक्स का रेट है वो भी कम रखती है, ताकि पुअर सेक्शन को भी क्या मिल सके, इसका बेनिफिट मिल सके। उसके बाद पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं वो लो कॉस्ट पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि सोशल वेलफेयर उनका भी हो सके और उनकी भी थोड़ी सी अपलिफ्टमेंट हो जाए। थर्ड पॉइंट हमारा प्रोविजन ऑफ द पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स सबसे पहले होती क्या होती हैं, पब्लिक गुड्स वो होती हैं जो कि किसी इंडिविजिबल के यूज के लिए नहीं होती, क्योंकि जो इंडिविजिबल यूज करेगा वो कौन सी हो जाएंगी, हमारी प्राइवेट गुड्स, जो कि ज्वाइंटली यूज की जाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ अवर पब्लिक। जैसे कि हमारे को भी कंस्ट्रक्ट हो गया, अब ये पार्क है, पार्क में हम गवर्नमेंट ने बनाया है, वहां पे ये थोड़ी ना कि घूमने जाएंगे एक ही पर्सन जाएगा, नहीं, वहां पे कोई भी बंदा घूमने चला जा सकता है। तो वो हमारी गुड्स कौन से होते हैं, पब्लिक गुड्स, क्योंकि ऐसे गुड्स जो कि पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या होती है, अवेलेबल होती हैं। जैसे कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर हो गया, वो किसने मेंटेन करना होता है, हमारी गवर्नमेंट का मेंटेन करना होता है। डिफेंस, इसमें क्या आती है, हमारे आर्मी ऑफिसर्स आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो जाती है, इसको कौन मेंटेन करता है, हमारी गवर्नमेंट मेंटेन करता है। तो गवर्नमेंट इनके लिए भी प्रोविजन करती है, क्योंकि इनके बारे में प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोई भी नहीं सोचता, ये सारी अंडरटेकिंग किसके अंडर आ जाती है, गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है। नेक्स्ट हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अभी हम बात करते हैं हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। ये हमारे बिजनेस में अलग अलग क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। एक आ जाता है हमारा बूम पीरियड, एक क्या आता है हमारा प्रोस्पेरिटी पीरियड, इसको ही प्रोस्पेरिटी पीरियड बोलते हैं। एक क्या आता है हमारी डिप्रेशन की कंडीशन, एक हो जाती है इन्फ्लेशन की, एक हमारी होती है डिफ्लेशन की। इस बिजनेस साइकिल में हमें कौन सी पॉलिसी बनानी है कि हम अपनी इकोनॉमी को क्या रख सके, स्टेबल रख सके। मेनली तो हमें फोकस करने वाली हमारी तीन सिचुएशन होती है, एक हमारी क्या होती है, इन्फ्लेशन, एक होती है हमारी स्टेबल, एक हमारी क्या होती है, डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से डिमांड भी ज्यादा होती है। नेट इफेक्ट क्या पड़ता रहता है कि हमारी प्राइसेस क्या होती रहती है, हाई होती रहती हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी अपनाती है, ऐसी ऑप्ट करती है, जिसके कारण हम मनी सप्लाई को क्या कर सके, कम कर सके, ताकि हमारा एक्सपेंडिचर भी कम हो सके और इकोनॉमी को क्या ला जाए, स्टेबल आ जाए। वैसे हमारी क्या होती है, डिफ्लेशन की कंडीशन। इसमें क्या होती है, मनी सप्लाई क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से डिमांड रिक्वायरमेंट से क्या होती है, कम हो जाती है, और हमारी जो कंडीशन है, हम किस में जाते हैं, लो प्राइसेस की कंडीशन हो जाती है। तो इसको सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी पॉलिसी टेक अकाउंट करती है, जिसके कारण हमारी मनी सप्लाई को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जाए। अब स्टेबिलिटी की कंडीशन तो बिल्कुल सही होती है, ना इन्फ्लेशन ना डिफ्लेशन, इकोनॉमी किसमें, बैलेंस कंडीशन में। अगर ये कंडीशन आए तो इन कंडीशंस को हम किस वे से टैकल करना है, ये भी कौन से ऑब्जेक्टिव है, हमारी गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब देखो हमारी इकोनॉमी में आजकल क्या है, टू टाइप ऑफ सेक्शन है। एक हमारे पास क्या है, रिच क्लास, और दूसरी तरफ हमारे पास है पुअर क्लास। रिच क्लास क्या हो रही है, और इंक्रीज हो जा रही है, और पुअर क्लास क्या है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जा रही है। तो गवर्नमेंट अपने री इनकम को इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करती है कि उन दोनों का जो बैलेंस है वो कुछ मेंटेन हो सके। अब हम ये चैप्टर कर रहे हैं, ये कौन सा कर रहे हैं, गवर्नमेंट बजट का। तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। हम इस समय क्या है, गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा इनकम कहाँ से जनरेट होती है, डेट इज टैक्स से। टैक्स सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ क्या होता है, इनकम होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है,
रिच लोगों के ऊपर टैक्स की रेट को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, लेकिन जो पुअर क्लास होती है उस पर टैक्स की रेट क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। अब जो रिच के ऊपर टैक्स की रेट बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उनका बैलेंस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और पुअर के जब टैक्स रेट कम हो जाएंगे तो उनका बैलेंस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इस वजह से वो ऐसे रिसोर्सेज को एलोकेट करती है डिस्ट्रीब्यूशन की, हमारी इकोनॉमी में क्या ला सके, जो ये गैप है इन दोनों में ये वाइडेंट होने की बजाय कम होने लग जाए। हम ये जानते हैं आजकल जो इंडिया की डेवलपिंग कंट्री और विशियस सर्कल वो पावर्टी में वो इस ट्रैप में घूमी जा रही है, इस ट्रैप को दूर किया जाए, तभी हम अपनी कंडीशन को क्या कर सकेंगे, ओवरकम कर सकेंगे। नेक्स्ट है बैलेंस्ड रीजन ग्रोथ। अब कोई तो हमारी इकोनॉमी में रीजन ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, और कोई रीजन ऐसे हैं जो प्रॉपर वे से डेवलप नहीं है। जैसे कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके एजुकेटेड भी बहुत है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे स्टिमुलेट करती है लोगों को बैकवर्ड कंट्रीज की अपलिफ्टमेंट के लिए। वो कैसे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कुछ बने होते हैं जिनको की स्पेशल रिसिप्ट दी जाती है, स्पेशल उनको प्रोविजन दी जाती है, जैसे कि वहां पे जो फैक्ट्री लगाने हैं टैक्स एग्जम्प्टेड कराता है, कोई ज्यादा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं है उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने की, और पुअर लोगों को बैकवर्ड एरियाज में लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा प्रोवाइड करना, ऐसे ताकि उन रीजन्स की क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे क्या आती है, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, फर्दर डिमांड इंक्रीज होगी, फर्दर इन्वेस्टमेंट इन डिक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेंगी, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ और भी बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में, दोनों वे से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में क्या करती है, डायरेक्ट भी लोगों को प्रोवाइड कर दिया थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड, और इनडायरेक्ट वे भी थ्रू द प्राइवेट इंस्टीट्यूट, उनको भी लोन प्रोवाइड करती है। और दोनों वे से हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ये तो हमारे थे मेन ऑब्जेक्टिव्स जो कि गवर्नमेंट बजट के होते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना जा सकते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ बजट। बजट कितने टाइप्स का होता है, बजट के मेन क्या होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, हम ऊपर ही दे चुके हैं। एक हमारी होती है रिसीप्ट्स, दूसरा हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट्स का होता है इनकम, किस किस वे से हम इनकम गवर्नमेंट को जनरेट होती है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा लगा रही है। अब जब हम रिसीप्ट देखेंगे तो हमारी तरफ क्या आएगा, वी हैव द कैश, वी विल रिसीव द कैश, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनफ्लो ऑफ कैश। कैश वो सारे वे, चाहे वो लोन का वे हो, चाहे वो बोरिंग्स का वे हो, बस गवर्नमेंट के पास पैसा आना चाहिए, वो कोई भी वे हो सकता है। एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ क्या होता है, कैश होता है। कोई भी वे हो, गवर्नमेंट के पास से पैसा बाहर जाना चाहिए, गवर्नमेंट के पास पेमेंट होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो हमारे मेन दो कंपोनेंट्स क्या जाते हैं, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। अब फर्दर जो रिसिप्ट्स होती हैं ये फर्दर टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, दूसरी हमारी क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट। इनके बारे में हम कुछ टर्म्स के बारे में +1 में हम थोड़ा सा पढ़ा था, जिसमें हमें पढ़ा जाता था व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। फंडा अलग है, लेकिन अगर हम बेसिक देखें तो उनमें और इनमें एक सी कॉमन बात है। हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है, जो कि र से हमारी रेगुलर नेचर की होती है, र से रेगुलर नेचर की, जो रेगुलरली हमें रिसीव होती रहती है अगर नॉर्मल सेंस में देखें। लेकिन अगर इसको, ये तो एक सिर्फ समझने के लिए है, लेकिन जो हम इकोनॉमिक्स में जो प्रॉपर वर्डिंग हम वही यूज करेंगे, बस फिलहाल ये है जो हमारी रेवेन्यू दैट इज र से रेगुलर। ये जो इनकम्स होती हैं हमें रेगुलर नेचर की होती हैं, जो गवर्नमेंट का अपने बिहाफ से मिल जाती हैं। अब गवर्नमेंट को कहाँ से नॉर्मली हर मंथली हर वीकली ये इनकम मिलती है मंथली, जैसे कि टैक्स हो गया, हर बंदे ने टैक्स पे करना ही करना है, और उसके बाद क्वार्टरली भी पे करना है, 6 मंथली भी पे करना है, एनुअली भी पे करना है। उसके बाद हमारी क्या जाती है, जैसे फाइन्स हो गए, पेनल्टीज चार्ज होती रहती हैं, लोग लॉ ब्रेक डाउन करते ही रहते हैं। उसके बाद क्या रहती है, हमारी फीस हो जाती है, जो कोई बंदे ने लैंड खरीदी है, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस के लिए अप्लाई करना है, किसी बंदे ने पासपोर्ट बनाना है तो पासपोर्ट की फीस हो जाती है, कोई डेथ और बर्थ किसी बंदे का हुआ तो उनकी रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है। ये कहते हैं नॉर्मली, ये रेगुलर नेचर के, ये रेगुलर होती रहती हैं। लेकिन जो जो हमारी कैपिटल होती है, जैसे प्रश्न में था ये कैपिटल गुड्स के साथ रिलेटेड होते हैं, ये वो जो कि रेगुलर नेचर की नहीं होती, जो कभी कभी कभार होती है। जैसे गवर्नमेंट को लोन चाहिए, उसने क्या पैसा ले लिया, अब ये तो नहीं गवर्नमेंट
पब्लिक से रोज रोज लोन लेगी, कभी कभी लेगी, तो ये क्या हो जाती है, नॉन रेकरिंग नेचर की होती है। या फिर कोई एसिड्स है, एसिड्स जाके मार्केट में हमने क्या कर दिए, सेल कर दिए। एसिड्स तो चाहे कम हुए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे फंडा कौन सा देखना है, इनफ्लो ऑफ कैश, कैश को आना चाहिए, किसी वे से पैसा आ सकता है। एसिड्स को सेल किया, एसिड जरूर कम हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास क्या आ गया, पैसा आ गया। तो ये क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट। अगर हम इकोनॉमिक्स की टर्म में देखें तो हमारी कैपिटल रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट होती है, विच ईदर इंक्रीज द लाइबिलिटी और डिक्रीज द एसेट्स, जो किसी ना किसी ढंग से हमारी लाइबिलिटी को इंक्रीज करते हैं या हमारे एसेट्स को कम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। दूसरी तरफ अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती जाएगी, ये रेगुलर नेचर की है, विच नीदर, जो ना ही हमारी लाइबिलिटी को इंक्रीज करते हैं ना ही हमारी एसेट्स को डिक्रीज करते हैं। चाहे हमें पता है कि ये रेगुलर नेचर की होती है, लेकिन जब इनको डिफाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, विच नीदर इंक्रीज द लाइबिलिटी और रिड्यूस द एसेट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। अगर हम देखें हमारे, अब हम रेवेन्यू रिसिप्ट के पहले देख लेते, टाइप्स कितनी होती हैं। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसिप्ट 2 टाइप्स की होती हैं, एक क्या होती है, टैक्स, और क्या होती है, नॉन टैक्स। टैक्स नाम से क्लियर है, जिस वे से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है, जिन जिन वे से उसको टैक्स मिलता है, वो कौन से हो जाती है, हमारी टैक्स रिसिप्ट। अब टैक्स गवर्नमेंट को किन वे से मिलता है, 2 वे से मिलता है, हमें पता है, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा हमारे पास क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी बहुत इजी टर्म है, इनके पहले हम इनको डिस्कस कर भी चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है, ये वो टैक्स होता है, ये जिस पर्सन के ऊपर लगाया जाता है उसी पर्सन ने इसकी पेमेंट करनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि हमारी क्या होगी, इनकम टैक्स हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया, वेल्थ टैक्स आ गया, उसके बाद आ गया गिफ्ट टैक्स आ गया। ये अगर हमारी इनकम में लगा है तो उसकी पेमेंट मुझे ही करनी पड़ेगी। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो उसके ऊपर जो टैक्स है, जिस बंदे ने प्रॉपर्टी सेल किया उसको पे करना पड़ेगा। दिस इज नोन टू बी द डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स नाम से क्लियर है, इनडायरेक्ट में ये टैक्स लगाया किसी और के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन इसकी पेमेंट कोई अदर पर्सन करता है। जैसे गवर्नमेंट ने, एक शॉपकीपर हूं, गवर्नमेंट ने टैक्स मुझ पे लगाया क्योंकि मेरी क्या है, एक शॉप है, लेकिन वो मैं टैक्स खुद पे करने के बाद एक बार तो गवर्नमेंट को पे कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ मैं कहां से चार्ज कर रही हूँ, कस्टमर से चार्ज कर रही हूँ। फाइनली उसका बर्डन किसके ऊपर जा रहा है, कस्टमर के ऊपर जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि क्या हो गया हमारा, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी होगी, और अब अलग अलग एक्साइज ड्यूटी होगी, लेकिन आजकल इन सभी का एक कंबाइंड टैक्स है, डेट इज अवर जीएसटी। चाहे हम एक छोटी से छोटी चीज परचेज करें, चाहे एक मार्केट खरीदा जाए, उसके भी हमें जीएसटी देना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक छोटा सा टॉपिक आता है इनमें डिफरेंस का, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। 2 to 3 मार्क्स का कई बार आ जाता है। देखिए, एक तरफ हमारा क्या है, डायरेक्ट टैक्स, दूसरी तरफ क्या है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, मीनिंग। मीनिंग का क्या है, ये उस पर्सन को ही पेमेंट करना पड़ता है जिसके ऊपर क्या लगता है, ये लीवी होता है, मतलब जिसके ऊपर लगाया जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, ये लगाया किसी और के ऊपर जाता है, लेकिन इसकी पेमेंट कोई और पर्सन करता है। देन कम आ गई नेचर। ये जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है, इसकी नेचर क्या होती है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब इंक्रीज होना, जैसे जैसे पर्सन की इनकम इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे जो इसका टैक्स रेट है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये किस नेचर का होता है, हमारा रिग्रेसिव नेचर का होता है। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी, वैसे वैसे जो इसका जो रेट है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। थर्ड क्या हो जाता है, हमारी एग्जाम्पल। इनकी एग्जाम्पल क्या होगी हमारे पास, इनकम टैक्स, डेट इज अवर प्रॉपर्टी टैक्स, या फिर वेल्थ टैक्स। इसकी क्या आ जाती है हमारी, जीएसटी। पहले इनमें 3 टाइप ऑफ टैक्स थे, डेट इज वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एज वेल एज एक्साइज ड्यूटी। ये हमारे टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये कोई जरूरी नहीं, अब गवर्नमेंट के पास इनकम तो और वे से भी आती है अदर देन द टैक्स रिसिप्ट। वो कौन सी हमारी, नॉन टैक्स आइटम्स। वो कोई फर्स्ट है हमारी फीस। ये फीस हम पहले बात कर चुके हैं। फीस जो हमें फीस पे करनी पड़ती है, किस चीज के फीस,
मैंने एक नई लैंड खरीदी है, अब लैंड की भी तो रजिस्ट्रेशन करानी है। रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगी? गवर्नमेंट से होगी, तो उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। किसी पर्सन का बर्थ रेट के लिए अप्लाई करना है, किसी ने डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए पहले फीस पे करनी पड़ती है। मैंने वीजे के लिए अप्लाई करना है, मेरे को पासपोर्ट बनाना है, तो पासपोर्ट की भी फीस होती है। ये मेनली वो एक्सपेंसेस होती हैं जो कि जुडिशियल, ये कोई पेनल्टी के ऊपर नहीं पे करनी पड़ती। ये किसके लिए होती है? हमारे जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव को मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के लिए जो फीस की पे की जाती है, डेट इज नोन्स टू बी द फीस। उसके बाद फाइन्स। फाइन्स से नाम ही पता पड़ता है, अगर किसी पर्सन ने लॉ को क्या किया, ब्रेक डाउन किया है, तो उसके ऊपर में क्या चार्ज करनी पड़ती है? पेनल्टी चार्ज करनी पड़ती है। उस पेनल्टी को हम क्या बोलते हैं? फाइन्स बोलते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है, हेलमेट के बिना कार ड्राइव करता है, हेलमेट के बिना सॉरी एक्टिवा बाइक ड्राइव की जा रही है, तो उसको क्या करनी पड़ती है? पेनल्टी पे करनी पड़ती है। कोई बंदा कार ड्राइव कर ले लेकिन उसका प्रॉपरली कार्ड नहीं बना हुआ, तो उसके लिए भी उसको पेमेंट करनी पड़ती है, डेट इज पेनल्टी। उसके बाद होता है एस्टीट। व्हाट इज एस्टीट? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई लीगल हायर नहीं होता। लीगल हायर मतलब उनका कोई बच्चा नहीं होता जो कि उनकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का क्या होता है? वारिस होता है। वो जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके पास चली जाती है? गवर्नमेंट के पास पड़ जाती है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एस्टेट बोलते हैं। दोबारा फिर बता रही हूँ, कोई वो भी प्रॉपर्टी जिनका कोई भी लीगल हायर नहीं होता, जिसको कि वो अपनी प्रॉपर्टी किस में दे सके? इनहेरिटेंस में दे सके, तो उनके लिए उनकी जो प्रॉपर्टी है वो किसका पार्ट बन जाती है? गवर्नमेंट का पार्ट बन जाती है। तो इसको क्या बोला जाता है? एस्टेट बोला जाता है। नेक्स्ट है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट के नाम से क्लियर होता है कि कोई स्पेशल असेसमेंट है। अब सपोज करो किसी एरिया की वैल्यू डेवलपमेंट एक्टिविटीज की तरफ की वजह से इंक्रीज हो गई। जैसे कि एक हमारा घर था, हमारी शॉप थी, किसी एरिया में थी। वो शॉप क्या थी? एक अकेला एरिया था, वहां पे और कुछ भी नहीं था। लेकिन वहां पे धीरे धीरे क्या होगी? कंस्ट्रक्टर एक मॉल बन गया, वहां पे एक स्कूल बन गया, वहां पे एक हॉस्पिटल बन गया। देखते देखते वहां पे एक छोटी सी कॉलोनी सेटअप हुई। अब जब कॉलोनी सेटअप हुई है तो उस शॉप की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि उस टाइम पे वो शॉप अकेली थी कि जो कि उस एरिया में अवेलेबल थी। तो ड्यू टू, फिर अब गवर्नमेंट बोलेगी आपकी जो वैल्यू इंक्रीज हुई है शॉप की वजह से, वो किसकी इंक्रीज हुई है? हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से। तो इसके वजह में आपको भी हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो पेमेंट जो इस टर्म के बारे में, ड्यू टू इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द शॉप, शॉप भी हो सकती है, कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज कोई भी हो सकती है, जिसकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं वहां पे शॉप ही है, किसी लैंड की वैल्यू भी इंक्रीज हो सकती है। तो जो पेमेंट पर्सन गवर्नमेंट को देता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेशल असेसमेंट। अगर हम इसको रिटर्न में देखें तो हम इसको क्या बोलेंगे कि डेट व्हेन मनी which has been payment made by a person to a government for increasing the value of its property, its building, its school due to special provisions of construction of due development activities like construction of malls, construction of schools, construction of bridges, construction of toll tax, anything can be there. उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेशल असेसमेंट। ग्रांट्स एंड डोनेशन। अब देखो क्या होता है, कोई लोग आके गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स भी देते हैं, डोनेशन भी देते हैं। वो गवर्नमेंट कहाँ पे यूज करती है? कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गए, नेचुरल कैलामिटीज आ गए, उनको ओवरकम करने के गवर्नमेंट वहां पे देती है। कोई पर्सन्स भी देते हैं, कोई इंडिविजुअल्स भी देते हैं, कोई एनआरआई भी दे देते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रांट्स एंड डोनेशन। उसके बाद आती है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। अब पब्लिक एंटरप्राइज क्या होती है? ये कोई जरूरी नहीं कि जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो प्राइवेटली ओन्ड है। आजकल भी कुछ एक्ट, कुछ एंटरप्राइज ऐसी है कि जो कि गवर्नमेंट के अंडर आ जाती हैं। जैसे कि हमारी क्या होगी? इंडियन रेलवेज, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट। इंडियन ऑयल हो गया, इंडियन एयरलाइंस हो गया, ये सारी किसके अंडर आ जाती है? हमारी पब्लिक एंटरप्राइज। अब नॉर्मली है इंडियन ऑयल में ऑयल डेली आता है, रेलवेज डेली चलती हैं, तो फिर ये थोड़ी ना कि उनमें जो मिलने वाली जो इनकम है वो किसकी आती है? इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज, दैट इज अवर नॉन टैक्स रिसीप्ट्स के अंदर आती है। लेकिन ये वो सारी इनकम है जो कि किसके साथ रिलेटेड होते हैं? रेगुलर नेचर के साथ, रेकरिंग के साथ, नॉर्मली ये होती ही रहती हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट विच नीदर इंक्रीज इन लाइबिलिटी। इनकम तो रिसीव हो रही है लेकिन इनकम इंक्रीज होने के साथ ना ही कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ना ही कोई एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, दैट इज नोन टू रेवेन्यू रिसिप्ट। देन सेकंड हमारी कौन सी? कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है? विच इधर इंक्रीज इन लाइबिलिटी,
जिनके साथ जा तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जो हमारे एसेट्स क्या होते हैं, कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। एग्जाम्पल का रिकवरी ऑफ लोन। अब हम अगर लोन हमने लिया है तो वो क्या हो जाता है, हमारे लिए बोरिंग्स हो जाती है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने लोन दिया है, किनको दिया है, लोगों को दिया है। लोगों को दिया है तो गवर्नमेंट उसको क्या बोल रही है, रिकवरी कर रही है अपने लोन की। तो गवर्नमेंट के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश आ रहा है। तो ये एसेट्स उसके कम हो रहे हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट लोन लेती है तो वो क्या हो जाती है, लायबिलिटी। लेकिन अगर गवर्नमेंट, ये तो हमारे अकाउंट्स प्लस वन का ही कंसेप्ट है, अगर कोई गवर्नमेंट लोन देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो एसेट्स होते हैं। इस केस में हमारे एसेट्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और इसकी तरफ से हमारा क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। तो ये क्या हो जाती है, हमारी कैपिटल रिसिप्ट। बोरिंग्स, बोरिंग्स क्या होती है, लोन लेना। ये गवर्नमेंट की क्या है, वो बोरिंग्स कहाँ से भी कर सकती है, पब्लिक से भी कर सकती है, आरबीआई से भी कर सकती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भी कर सकती है, नबार्ड से भी कर सकती है, किसी से भी कर सकती है। तो इसके साथ क्या हो रहा है, उसके बाद कैश आ रहा है, मतलब कैश का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, और लाइबिलिटी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट। डिसइन्वेस्टमेंट, ये छोटी सी टर्म है लेकिन टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे पर्टिकुलर्स होती हैं, ऐसी अंडरटेकिंग्स होती हैं जो कि प्रॉफिट में जाने की बजाय किस में जा रही है, लॉस में जा रही है। इनका रीजन क्या है कि जो गवर्नमेंट स्टाफ है वो प्रॉपरली एफिशिएंट नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा करप्शन है, वो लेजीनेस है। जब गवर्नमेंट के जो शेयर्स वगैरह है उनकी वैल्यू टोटली क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे कंपनीज को, ऐसे शेयर्स को मार्केट में जाके क्या कर देती है, सेल कर देती है। जब भी गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को, अपने शेयर्स को, या अपनी एंटरप्राइजेस को मार्केट में जाके सेल करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। ये हमारे इन्वेस्टमेंट, ये सिक्योरिटीज, ये शेयर्स और ये डिपॉजिट्स, ये प्रॉपर्टी, ये हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। इनके कारण गवर्नमेंट के एसेट्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। तो यही है, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिसके साथ हमारी इधर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और हमारे एसेट्स क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। इन तीनों केस में, रिकवरी ऑफ लोन में एसेट्स कम हो रहे थे, बोरिंग्स में लायबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, और डिसइन्वेस्टमेंट में हमारे एसेट्स क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे। तो ये क्या होगी, हमारी कैपिटल रिसिप्ट। और वो रिसिप्ट जिनके नीदर वर्ड आता है, नीदर, ना ही हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और ना ही हमारे एसेट्स क्या होते हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ये कंसेप्ट है जो कि हमारे रिसिप्ट के साथ कंप्लीट हो गया। और जो इसका एक्सपेंडिचर का जो टॉपिक बाकी रह गया वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेशन में एक मैसेज कर देना, एंड हम उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।